सबसे पहले अगर किसी भी सर्कल में लेट्स से सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और इफ आई से ये हमारा सर्कल है और 9 लेट्स से वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और मैं कहता हूँ दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल, तो कंडीशन क्या होगी बताओ, क्या बनती थी कि अगर ये टेंजेंट है, ये सेंटर क्या होगा इसका 0 0, बिकॉज मैंने सर्कल लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आप कह रहे हो ये लाइन जो है टेंजेंट है इस सर्कल को, एक पॉइंट पे टच होकर जा रही है, तो उसके लिए कंडीशन क्या थी? स्क्रीन फ्रीज। ठीक है, अब आगे यस चलो जी। ठीक है, तो इस सर्कल को देखकर साफ पता लग रहा है कि सेंटर हमारा क्या है 0 0, और मैंने एक टेंजेंट लिया y टू एम एक्स प्लस सी, तो कंडीशन क्या होगी इस पर? कंडीशन क्या लगाएंगे? हमें पता है कि सेंटर से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट से x1 y1 पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर कैसे डिस्टेंस निकालते हैं परपेंडिकुलर, याद है सभी को? डी का फॉर्मूला याद है? मॉड के अंदर डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो लिख लोगे, उसको किससे इक्वेट कर दोगे? आर स्क्वायर से इक्वेट कर दोगे। तो यहाँ से ये करने पर क्या होगा, आपके कंडीशन आ जाएगी, क्लियर है टेंजेंसी की? क्लियर है भी सभी को? आर के इक्वल रखोगे, फिर स्क्वायरिंग करके एक कंडीशन बना दोगे, और वो कंडीशन क्या थी, याद आ रही है किसी को? सी इक्वल टू क्या होता था, प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। या तो याद रख लो, बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं करे जाते, तो मैंने कहा कि कम से कम लॉजिकली थोड़ा थोड़ा समझ के करते रहो, ताकि पेपर में अगर कनेक्ट करना हो तो यू कैन कनेक्ट, अगर फॉर्मूला लर्न नहीं भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट करा था हमने लेट्स से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कराया था, याद है लास्ट क्लास में? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर बाहर किसी भी पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाते हैं, पी ए एंड लेट्स से पी बी, लेट्स से ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, तो ये जो कॉर्ड है ए बी, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेट्स से पी x1 y1। तो x1 y1 पॉइंट से अगर आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी पी एंड पी बी, तो ये जो कॉर्ड बनेगी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करके ए बी, जिसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और इसके बारे में मैंने बताया था कि सेंटर से अगर हम लाइन ज्वाइन करते हैं पी ओ, तो ये तुमने 10th वगैरह में थ्योरम पढ़ी होगी कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, तो अब इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की जो इक्वेशन होगी वो क्या होती है? मैंने कहा था कि अगर सर्कल ऐसा है, अगर सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर क्या है 0 0, तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी, सी ओ सी लिख देते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, वो क्या होगी, एक्स एक्स वन वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर। जैसे मैंने कहा था टी इक्वल टू 0, यार टेंजेंट, जो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते थे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, सॉरी एक्सटर्नल पॉइंट से नहीं, सर्कल के ऊपर अगर कोई टेंजेंट है, तो बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला है, बस इसमें जो पॉइंट है इस बार x1 y1 वो कहाँ है, एक्सटर्नल पॉइंट है, बस और कुछ नहीं। लेकिन अगर सर्कल फिर ऐसा हो तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, उस केस में हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, इक्वेशन होगी एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी टाइम्स ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ टाइम्स वाई प्लस वाई वन एंड प्लस सी इक्वल टू सी। ठीक है, तो बेसिकली टी इक्वल टू 0 लिख देते हैं इसको, क्योंकि मैंने बताया था टी जो होता है वो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है किसी पॉइंट पर, वही लिखा हुआ है। ठीक है, बस इसमें याद रखना कि उसमें क्या होता था, जो पॉइंट होता था वो सर्कल के ऊपर होता था जहां से हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते थे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसमें क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है उसमें जो पॉइंट हमारा एक्सटर्नल पॉइंट एक्स में जाएगा। ठीक है, तो वो पुट करना है, बस ऐसे याद रखना। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, लेट्स से फिर आता है फिर मैंने एक चीज और बताई थी आपको, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, पर वो किसके इक्वल होगी, उसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, याद आ रहा है? अगर पी एक्स वन वाई वन है और सर्कल की इक्वेशन कुछ ऐसी है, लेट्स से सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो मैंने कहा था
इस पॉइंट के लिए S1 निकाल दो। S1 निकालोगे कैसे? जहां भी XY लिखा है वहां पर X1 Y1 पुट कर दो। कर दिया। इतना करने के बाद क्या करना, जो आपका लेंथ होगा P से A टेंजेंट की लेंथ, दैट विल बी इक्वल टू रूट S1। जो आपका S1 आएगा उसी का बस स्क्वायर रूट ले देना, वही क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर है? मतलब कितना सिंपल है, बस जो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है उसको सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो और उसका रूट ले दो। क्लियर है? याद रहेगा? अगर मैं Yes. तुम्हें कहूँ ये एंगल निकालना, देखो इसमें सारी सर्कल की अगर थ्योरम याद है ना तुम्हें, बहुत सारी बातें अपने आप कनेक्ट कर दोगे, इतने सारे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। सारे अगर सर्कल की थ्योरम याद है तो प्रॉब्लम ये है कि 9th-10th में मेरे ख्याल से तुम्हारी ज्योमेट्री ध्यान होगा तुम्हें, 9th में आती थी बहुत सारी ज्योमेट्री, उसमें लाइक ट्राइंगल, सिमिलैरिटी, कॉन्करेंसी, सर्कल की थ्योरम्स, फिर पैरेललोग्राम, सारे वो थ्योरम्स याद होनी चाहिए। अगर सर्कल के सारे फैक्ट्स माइंड में तो बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे। ये पॉइंट है ओ, और मैं कहता हूँ ये वाला एंगल मैंने बताया था, याद है आपको? इक्वल होते हैं दोनों, इनको थीटा थीटा मान लेते हैं क्योंकि हम प्रूव कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। PAO एंड PBO दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ये 1990 है। तो ये जो एंगल मैंने बनाया है APO और BPO, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस एंगल की अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ तो क्या आएगा बताओ? साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी? साइन के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो गया? रेडियस हो गया मेरा, और हाइटनेस क्या होगी? हाइटनेस हो गया मेरा PA, और PA की लेंथ तो मैंने अभी निकाली है, कितनी आई थी? रूट S1, याद है? तो आपका जो एंगल थीटा है वो निकल जाएगा साइन थीटा लेकर। अच्छा, फिर थीटा की वैल्यू आने के बाद अगर मैं कहता हूँ दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल बताओ कितने पे इंक्लाइंड है, तो वो भी निकाल सकते हैं, ट्वाइस कर देंगे। क्लियर है? बोलो भाई, सभी को क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से मतलब ट्रिग्नोमेट्री लगाकर, ये तो फॉर्मूला मतलब रटने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि इस तरह से निकाल लेंगे, साइन कॉस टेन जो भी लेकर, लाइक जो जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे। अब आता है नेक्स्ट, तो एक बार सारे के सारे अगर फॉर्मूला का मैंने बोला ना, एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो, उनका एक माइंड मैप क्रिएट कर लो कि हाँ भाई इस तरह से हमने इसकी इक्वेशन इस तरह से सीखी थी। तो अगर वो सारा क्रिएट कर लिया तो उसके बाद थोड़ा सा फिर इजी लगेगा क्वेश्चन रिलेट करना। अब आता है, लेट से मैंने बोला इक्वेशन ऑफ फाइंड करनी है सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल PAB, कुछ ऐसा है। एक सर्कल दिया हुआ है, ये आपकी दो टेंजेंट्स है P पॉइंट से, PA और PB, और O पॉइंट ये वाला। तो अगर मैं कहूँ कि एक सर्कल बनाना है जो PAB ट्राइंगल को क्या करे, सर्कमस्क्राइब करे, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये O से भी पास होगा। ठीक है, तो बेसिकली PAB लिख दो, या इस क्वाड्रिलेटरल PAOB लिख दो, ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा अगर मैं इन दोनों को भी ज्वाइन कर दूँ तो। अब एक चीज सोच के बताना, अगर ये इस तरह से पास होगा तो PO जो होगा, PO वो क्या होगा उस सर्कल का? Diameter. डायमीटर होगा। रीजन आपको पता है, क्योंकि भाई अगर ये आप कह रहे हो 90 डिग्री है, आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से OA और PA दोनों 90 डिग्री पर है, तो इसका मतलब सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर आपको कोई कहे कि सर्कल में ऐसे और ये कॉर्ड है और ये 90 डिग्री है, तो एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि ये डायमीटर। तो अगर ये डायमीटर है तो PO में मुझे सेंटर तो पता है कितना है भाई, सेंटर है मेरा -G-F, और जो P पॉइंट है X1 Y1 वो भी पता है। तो तुम्हें याद आ गया होगा डायमीटर के अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो तो सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं ना, क्या थी याद है? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी इन डायमीटर फॉर्म, याद आ गई? डायमीटर फॉर्म X minus X1. सर ये वाली है। हाँ बताओ क्या होती है? X माइनस X1 X minus X2. अब अगर मैं X माइनस X2 लिखता हूँ तो -G लिखा है, तो -G का क्या हो जाएगा? +G हो जाएगा, राइट? Yes. Plus Y minus Y1. हाँ, और इंटू में Y Y प्लस plus H.
एफ इक्वल टू में क्या होता था 0। 0। तो ये हमारे सर्कल की इक्वेशन आ गई। मतलब इसमें भी देखो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ ये फॉर्मूला फायदा ही नहीं है इसका कोई, मतलब ये तो मैंने बनाकर एक केस ले लिया। मतलब आपको समझना है कि सर्कल की थ्योरम होती थी कि भाई सर्कल में अगर आपका कहीं पर भी एक कॉर्ड के ऊपर अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो समझ में आ जाता है सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल है तो इसका मतलब ये जो पी ओ है बेसिकली ये पता लगना चाहिए था ये डायमीटर है, जिसमें से मुझे पी पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन होगा x1 y1 जहाँ से मैं बनाऊंगा, और जो सेंटर है सर्कल का दूसरे वाले सर्कल का जिसके ऊपर बनाना है वो पता है पहले से। ठीक है, फिर हो गया। नेक्स्ट पेयर ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला बता दो जल्दी से। पेयर ऑफ टेंजेंट का वो सेकंड डिग्री वाली फॉर्म वाला इक्वेशन क्या होती थी? पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P p square is equal to s s1 and x1 y1 से होता था P T स्क्वायर इक्वल टू S S1 राइट, जिसमें ये आपका सर्कल होता है जिसकी इक्वेशन हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस हो गया उसका, तो मैं पी ए और पी बी की कंबाइंड इक्वेशन लिख रहा हूँ जिसको मैंने बोला पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो उसका फॉर्मूला है टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन भी कराया था इफ यू रिमेंबर, याद है, जिसमें मैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ओपन करा था। एस क्या है मैं लिख रहा हूँ, एस हमारा एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है, मान लो यहाँ पर मैंने ऑरिजिन 0 0 वाला ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी, ए की जगह आर स्क्वायर ले लेते हैं इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप जब आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो जीरो फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपका S1 ये है, ठीक है, S1 सॉरी S1 कह रहा हूँ, एस सर्कल की इक्वेशन आपकी S है। S1 क्या होता था याद है, पॉइंट पुट कर देते थे बस, हाँ बस इतना करना है। और T क्या होता था, इस वाले की टेंजेंट याद है क्या होती थी, x x1 y y1 y1 plus माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इक्वल टू 0 तो हम सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते थे, बट S याद रखो क्या होता है, S1 याद रखो क्या होता है, और T याद रखो। अब लेकिन सर्कल अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा होगा, फिर ऐसा होगा भाई S इक्वल टू, और ऐसे होगा S इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। S1 क्या होगा, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस सी, और T क्या होगा, एक्स x1 वाई y1 प्लस क्या होता था g x प्लस x1 f y प्लस y1 और प्लस सी, ये T हो गया। तो ये वैल्यूज पुट कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो पेयर ऑफ इक्वेशन और टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी सेकंड डिग्री फॉर्म में, ठीक है। क्या हो गया, नेक्स्ट आता है, अगर मैंने कहा इक्वेशन ऑफ chord with a given मिड पॉइंट, मतलब हम फॉर्मूले जनरेट करते जा रहे हैं सर्कल की थ्योरम और प्रॉपर्टीज लगाकर, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाकर कि क्या हो रहा है। लेट्स से एक सर्कल दे रखा है और उसकी कॉर्ड दी हुई है, लेट्स से ए बी, और इसके मिड पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स से क्या मिड पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स से मान लेते हैं x1 y1 ये गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है जिसका सेंटर है कितना, माइनस जी माइनस। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखनी है, ए बी की इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखोगे बताओ, सबसे पहले माइंड में क्या आएगा, मतलब देखो फॉर्मूला लर्न नहीं करना, मैंने कहा ना जितने लाइक लर्न करोगे रटोगे तो भूलोगे पक्का, तो समझ समझ के कर लो। अगर मुझे ए बी की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे क्या चाहिए भाई, ए बी एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन के लिए आपको या तो स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। क्या पॉइंट पता है, पॉइंट पता है मेरा मिड पॉइंट। क्या मुझे स्लोप पता है, स्लोप नहीं पता, तो स्लोप कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे सर्कल का सेंटर गिवन है सी और एम मिड पॉइंट गिवन है, तो मुझे ये पता है कि जब मैं सी को एम से ज्वाइन करूंगा तो ये जानबूझ में मिड पॉइंट लिया है। क्यों लिया मिड पॉइंट, इसलिए लिया है क्योंकि आपको याद होगा सर्कल के ऊपर सेंटर से अगर हम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका, ए बी का। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सी एम का तो स्लोप निकाल लोगे, सी का स्लोप आ जाएगा, तो फिर मुझे बताओ ए बी का भी स्लोप आ जाएगा, आ जाएगा। और आपको एम पॉइंट पता है, हाँ पता है, तो इक्वेशन आ जाएगी ना, मैं क्या बताऊँ उसमें, निकाल लोगे ना, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा और कंफ्यूज हो गए, पर मैं डायरेक्ट फिर भी लिख देता हूँ। मतलब अगर देखो फॉर्मूला तो वैसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी लिख देता हूँ। फॉर्मूला इसका है एस टी इक्वल टू S1, ये इक्वेशन है।
टी इक्वल टू S1। टी आपको पता है कैसे लिखोगे आप, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x(x1) y(y1) प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c। और S1 की वैल्यू कैसे लिखोगे, जो x1 y1 पॉइंट है वो सर्कल में सेटिस्फाई करा देना, ठीक है। तो ये नहीं करना डायरेक्ट फॉर्मूला, तो वैसे कर सकते हो, एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लगेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर है भाई? यस सर। नेक्स्ट आता है, अभी अगर मैं जल्दी से रिकॉल कर लूं क्या क्या बताया। पहला था हमारा सर्कल की इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, s इक्वल टू 0 से, जिसको कैसे लिखा जाता है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy। ये लिख लिख कर तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी माइंड मैप बनेगा कि हाँ ये इक्वेशन थी इसकी, ये इसकी थी। S1 क्या था, S1 इक्वल टू 0 नहीं लिखते, S1 तो सीधा वैल्यू निकलती है। S1 क्या होता है, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 बस। ये वैल्यू किसी भी पॉइंट के लिए, मतलब जो भी x1 y1 पॉइंट ले रहे हो उसको बस सर्कल में सेटिस्फाई करा दो, वो S1 होता है। t इक्वल टू 0 क्या होती है इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन होती है, जिसको ऐसे लिखा जाता है x(x1) y(y1) g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। नेक्स्ट, रूट S1 याद है किसी को क्या होता था, लेंथ ऑफ कॉर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट p x1 y1। अगर मैं x1 y1 से किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उसकी जो लेंथ होगी वो S1 होगी। बेसिकली सर्कल की इक्वेशन में बस क्या करना, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है x1 y1 ये पुट कर देना और रूट ले लेना, ठीक है। या ये आपकी आ गई टेंजेंट की लेंथ। फिर नेक्स्ट थी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। जब एक्सटर्नल पॉइंट से x1 y1 से क्या करते थे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ पॉइंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ पॉइंट p x1 y1। अगर मैं x1 y1 पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ तो जहां पर वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देगी मुझे, तो दोनों टेंजेंट क्या करेंगी, सर्कल को दो पॉइंटों पे कट करेंगी, ए और बी पर। तो उन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनेगी उसी को नाम दिया गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और उसकी इक्वेशन क्या है, जो बिल्कुल टेंजेंट की जैसे लिखते हैं वैसी इक्वेशन है, पर टेंजेंट में जो x1 y1 पॉइंट था यहाँ पर x1 y1 ये वाले पॉइंट कहाँ थे, सर्कल के ऊपर थे। इस बार ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, बस एक्सटर्नल पॉइंट, क्लियर है। लिख देता हूँ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट था अभी जो मैंने लिखी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट x1 y1। अभी मैंने कॉर्ड की मिड पॉइंट लिया था x1 y1, तो उसकी इक्वेशन मैंने क्या कहा था, वैसे तो समझा दिया था कैसे करना है, और डायरेक्टली अगर फॉर्मूला रन करना है तो ये फॉर्मूला है t इक्वल टू S1, ठीक है। और लास्ट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो कंबाइंड फॉर्म में क्या थी, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस, ठीक है भाई। यहाँ तक आया समझ में सभी को? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टर सर्कल एंड इट्स इक्वेशन। क्या होता है डायरेक्टर सर्कल और उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन समझते हैं। क्या कोई भी एक सर्कल है, लेट्स से हम एक सर्कल के बनाए, ये हमारा सर्कल है, और इस सर्कल के बाहर एक और सर्कल होगा जिसकी डेफिनेशन ये है कि, इसको मैं नीचे बना देता हूं, ये हमारा सर्कल है। और डायरेक्टर सर्कल कुछ ऐसा होगा जिस पर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं, लेट्स से मैंने एक पी पॉइंट लिया और डायरेक्टर सर्कल के ऊपर, ये डायरेक्टर सर्कल है जो मैंने बनाया पी से जो पास हो रहा है, ये एक ऐसा सर्कल होता है जिस पर कोई भी पॉइंट लेने से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करी और एक ये टेंजेंट ड्रॉ करी इस सर्कल के ऊपर, छोटे सर्कल के ऊपर जो अंदर वाला है, तो हमेशा यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ऐसे अगर मैंने लेट्स से इस पॉइंट से एक ऐसे ड्रॉ करा टेंजेंट, एक ऐसे ड्रॉ करा, तो यहाँ पर अगेन कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इस पॉइंट से लेट्स से मैंने एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करा, एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करा, तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ से करा अगर लेट्स से एक टेंजेंट ड्रॉ, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करी, यहाँ पर भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ये बेसिकली ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है
ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जिन पर कोई भी पॉइंट लेकर अगर हम टेंजेंट, दो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच में एंगल ऑलवेज ऑलवेज क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ऐसे पॉइंट्स के लोकस को जब ज्वाइन करेंगे, मतलब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो एक क्या बनता है, डायरेक्टर सर्कल बनता है। क्या बनता है, डायरेक्टर सर्कल। अच्छा, तुम इसमें एक चीज नोटिस कर रहे होगे, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे, मैं एक ही पेयर ऑफ टेंजेंट बना के दिखा रहा हूँ। लेट्स से मैंने ऐसे लिया, ये मेरी पहली टेंजेंट है, ये सेकंड टेंजेंट है, और मैंने इसको इंटरसेक्ट भी करा दिया आगे पॉइंट पर। लेट्स से क्यू आ रहा है और ये आ रहा है। तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा, पी क्यू और जो पी आर है, पी क्यू और पी आर, वो डायरेक्टर सर्कल की तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे सर्कल की क्या है, टेंजेंट, राइट। यस और आपको ये भी पता है कि अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर लेता हूँ ओ, तो ये परपेंडिकुलर भी होगा। परपेंडिकुलर होगा तो पी क्यू को वो क्या कर देगा, बाइसेक्ट भी करेगा, राइट। ठीक है, क्लियर है। यस तो फिर तुम्हें एक बात और याद आ रही होगी। देखो, मैं अब इसकी इक्वेशन भी ऐसे निकाल रहा हूँ कि लर्न करने की जरूरत नहीं है, मतलब हम कर सकते हैं। मतलब देखो, जितनी भी थ्योरम्स और ये जो फैक्ट्स है ना सर्कल के, उनको यूज करके ही सारे के सारे फॉर्मुले जनरेट करेंगे। पर क्या होता है, सारी की सारी थ्योरम से हम लाइक पेपर में लाइक निकाल नहीं पाते। जैसे हम स्ट्रेट लाइन में बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, तो उनको लर्न करते हैं। ये नहीं कि पेपर में हम ढूंढने बैठेंगे, पर जितने कर सकते हो उतने कर लो, बाकी समझते रहो, ताकि पेपर में अगर याद नहीं आता तो कुछ कनेक्ट करके आप कर तो पाओ। तो अब मुझे बताना, अगर मैंने कहा था ये 90 डिग्री है, तो सिर्फ इतना एंगल कितना होगा, 45 सिर्फ 45 डिग्री। और तुम्हें पता होगा, ये थ्योरम लग गई कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि छोटे सर्कल का जो पी है वो एक तरह से एक्सटर्नल पॉइंट की तरह से काम कर रहा है, सेंटर ओ है, तो मुझे पता है लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। और मैंने कहा था जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल होता है, डायरेक्टर सर्कल एक ऐसा पॉइंट्स का लोकस होता है जहां से छोटे सर्कल के ऊपर जब मैंने टेंजेंट्स बनाऊंगा, तो उनके बीच में, टेंजेंट्स के बीच में ऑलवेज एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो जब ये ज्वाइन करा तो आपने बोल दिया 45 डिग्री होगा। अब मुझे बता दो, ये रेडियस था छोटे वाले सर्कल का, और मैंने कहा है कि पी क्यू जो है वो कॉर्ड है बड़े सर्कल की, तो पी क्यू को जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कर रहा है। इसका मतलब ये और ये इक्वल भी है, ये ठीक है। तो अगर मैं यस आपको कहूं कि मुझे एमपी की लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालोगे। आपको एक एंगल पता है और रेडियस पता है, यानी कि साइन लगा दूं इसमें, साइन साइन 45 क्या होता है, हाँ साइन 45 क्या होगा, आर बाई 90 डिग्री यहाँ पर है। साइन 45 क्या होगा, आर डिवाइड बाई पीएम कौन सा, ओपी होगा ना, ओपी यार, ओपी ओपी हाइपनेस आएगी ना, यस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपनेस, हाइपनेस तो ओपी है ना। ओपी एक तरह से बड़ा आर नहीं हो गया, जो बड़े वाला सर्कल है, डायरेक्टर सर्कल जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसका ही तो रेडियस है। यस सर यस सर। तो वो बड़ा सर्कल हो गया रेडियस। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या आ गया रिलेशन, 1/√2 आ गया आर बाई आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आई पता है, √2r, और अगर आर स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2r स्क्वायर ना। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर अगर इफ जो व्हाइट वाला सर्कल है, अंदर वाला जो सर्कल है, उसकी इक्वेशन अगर ऐसी है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो जल्दी से बता दो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल बताइए भी। भाई सिंपल सा लॉजिक है, सेंटर तो दोनों का सेम है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो सेंटर जब सेम है तो 0 0 होगा इसका भी। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दूं, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2। अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर लिखूंगा ना यार, कैपिटल आर स्क्वायर लिखूंगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर की जगह 2r स्क्वायर लिख दूं डायरेक्टली। अभी तो रिलेशन निकालो। सर अपॉन 2 नहीं आएगा अपॉन क्यों आएगा बेटा, सुनो सुनो, हम यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो जो मैं आर लिखूंगा वो बड़े सर्कल का ही तो लिखूंगा, डायरेक्टर सर्कल का, और वो आर कैपिटल आर स्क्वायर है, और कैपिटल आर स्क्वायर का स्मॉल आर स्क्वायर की फॉर्म में रिलेशन क्या आया था, 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर को लिखूंगा, आर स्क्वायर बाय 2 की लिखूंगा। क्लियर है यस भाई, दोनों का सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि मैंने ऑरिजिन 0 0 लिया सेंटर। अब बड़े सर्कल का अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ तो उसमें कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, लेकिन कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर टू स्मॉल आर स्क्वायर के इक्वल है, रिलेशन निकाल चुके हैं, तो ये बन जाएगा ना। और अगर वैसा होता सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। फिर क्या लिखते, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, तो बताएगा क्या लिखते फिर,
फिर क्या आता भाई x माइनस जी होल स्क्वायर, माइनस लिखते हैं प्लस प्लस लिखते हैं, प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर, ये तो आएगा ही, सेंटर तो क्योंकि वही है, मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख रहा, वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इक्वल टू आर स्क्वायर है ना, कैपिटल आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दूँ, 2r स्क्वायर लिख दूँ 2r स्क्वायर। बस, तो इसको ओपन कर लेना बस, वही आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है भाई। Yes. तो ये दो याद रखना, मतलब तुम ये याद रखो, सेंटर तो दोनों का सेम है, फॉर्मूला तो रटो ही मत, बस ऐसे याद रख लो, डायरेक्टर सर्कल का बेसिकली जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर, जो बड़ा छोटा सर्कल था उसके स्क्वायर के ट्वाइस होगा, बस इतना याद रखना, और वो भी मैंने वैसे साइंस से पढ़ेगा ऐसे जनरेट कर दिया कि ऐसे आता है, तो अब आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। और डायरेक्टर सर्कल की वो याद रखना कि डेफिनेशन, कि एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जहां से टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करें इनर सर्कल के ऊपर, तो वहां से उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना आता है, 90 डिग्री आता है, क्लियर। यस फिर मैंने कहा कि अगर मुझे निकालना है, मतलब सारे जितने भी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें बार बार सर्कल की थ्योरम यूज करके ही बनाएंगे, लेंथ ऑफ द कॉर्ड formed by a line which cuts intersect on a circle। एक सर्कल लिया, उसके ऊपर हमने एक लाइन बना दी, लाइन से क्या बनी, एक कॉर्ड बनी ए बी, जहां पर उसने क्या करा, उसको सर्कल को इंटरसेक्ट मतलब जहां पर कट किया, तो इन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ए बी की मुझे लेंथ निकालनी है, तो अब ए बी की लेंथ कैसे निकालूं, अगर मुझे लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो वही मतलब अगर तुम्हें तरीका याद है तो एक से ज्यादा तरीके से भी कर सकते हो, तो मुझे बताओ सर्कल का मुझे सेंटर पता है माइनस जी माइनस है, मुझे बस मेंटली वैसे ही बता दो फॉर्मली कि ऐसे ऐसे करेंगे, तो अगर सेंटर मुझे पता है माइनस जी माइनस एफ, और मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है, और लाइन की इक्वेशन गिवन है, लाइन की इक्वेशन क्या है, गिवन है मुझे, लेट्स से y इक्वल टू एम एक्स प्लस ये गिवन है, तो मैं ए और बी पॉइंट निकाल सकता हूँ, ए और बी निकाल सकते हैं। मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू सर्कल में पुट कर दूंगा, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी किसकी, x की दो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए y की दो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी, तो फिर ए बी की लेंथ निकल जाएगी। एक तो ये तरीका हुआ, एक तो ये तरीका हुआ, और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से एक सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ सी एम, तो वो Yes. ए बी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब मुझे ए एम की वैल्यू नहीं पता, लेकिन अगर ए एम पता लग जाएगा तो उसका डबल करके ए बी निकल जाएगा, तो ए एम की वैल्यू क्या मैं दूसरे तरीके से निकाल सकता हूँ, मुझे लेट से ये पॉइंट में मान लेता हूँ x1 y1, ये पॉइंट मैंने मान लिया x1 y1, तो वो सेंटर से लेकर ए तक का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम, है भाई, सेंटर से ए तक का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस करके रूट के अंदर ना। अच्छा, और ये आपका क्या होगा, रेडियस राइट r, ठीक है, तो अगर आपको r पता है, r, अच्छा ये लगाने की क्या जरूरत है, तो ये तो r इक्वल टू डायरेक्टली मैं ऐसे लिख दूंगा ना, क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, r इक्वल टू रूट में x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है, ये इक्वल टू आएगा आपका r, ठीक है, यस सर। यहां से हमें r की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, f की वैल्यू पता है, तो स्क्वायरिंग करके क्या होगा, x1 और y1 की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, स्क्वायरिंग करके x1 और y1 की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी, और जो x1 y1 पॉइंट लिया है वो तो इस जो लाइन की इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, y1 इक्वल टू mx1 प्लस c को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो दो इक्वेशन आ जाएंगी, और फिर वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा x1 y1, तो दो वैल्यूज आएंगी, x1 की दो वैल्यूज आएंगी, y1 की दो वैल्यूज आएंगी, तो ए बी बेसिकली दो पॉइंट निकालने हैं, या तो लाइन को पूरा क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो सर्कल की इक्वेशन में, या ऐसे कर लो, ठीक है, कर लोगे। और अच्छा, इससे इजी कोई तरीका बता सकता है, इससे भी इजी तरीका, एक और तरीका निकल गया, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, एक और तरीका करते हैं, इसको भूल जाओ, इससे भी इजी क्या कर सकते हैं भाई, हमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सॉल्व करना था तो ये हो गया ना, देखो आर ये वाला डिस्टेंस तो मैं निकाल लूंगा ना, डी वाला फॉर्मूला लगाकर, याद है, मॉड डिवाइड बाय रूट,
भाई आपको सेंटर पता है, लाइन की इक्वेशन के बने तो ये वाला डिस्टेंस तो निकल जाएगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। और अगर ये निकल गया तो पाइथागोरस थ्योरम से am की वैल्यू क्या आएगी, रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आएगा ना। और मुझे अगर ए बी की लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ट्वाइस नहीं कर दूंगा am का, ये ज्यादा इजी नहीं है। भाई हमने क्या करा, सेंटर से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया, वो आ गया आपका सी एम, ये आ गया डी आपका सी एम, जिसको मैंने डी बोला है। फॉर्मूला लगाकर क्या था फॉर्मूला, एक्स की जगह आपको x1 रखना है और y की जगह y1, यानी कि ये पॉइंट माइनस जी माइनस एफ। तो जो लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y की जगह आप माइनस एफ रख दो, x की जगह माइनस जी रख दो, मॉड में रखकर एक साइड लाकर सबको नीचे रूट में क्या लिखोगे, 1 प्लस एम स्क्वायर। एम आपको पता होगा, वो वैल्यू जब गिवन होगी लाइन की इक्वेशन तो उसमें एम दिख रहा होगा कि कितना है। तो ये डिस्टेंस आ गया, उसके बाद रेडियस हमें पता ही है, सर्कल को देखकर पता लग जाएगा रेडियस कितना है। तो एम की वैल्यू तो पाइथागोरस थ्योरम से आ गई ना, रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर करके। और फिर अगर आपको ए भी निकालना है तो उसको बस ट्वाइस कर देना, क्लियर है? ठीक है भाई, आया समझ में? Yes, sir. अच्छा, अब जैसे आप टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ते हो, ऐसी नॉर्मल की इक्वेशन, तो वो भी बताने की जरूरत नहीं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, कोई बच्चा सोच रहा होगा सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी तो हम टेंजेंट नॉर्मल निकालते थे किसी भी कर्व के ऊपर, चाहे वो सर्कल हो चाहे कुछ भी हो, वो तो हम डिफरेंट कर्व पे निकालते थे। फिर यहाँ पर अलग से इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे भी निकाल सकते हो भाई टेंजेंट की इक्वेशन। कैसे? याद होगा आपको, फर्स्ट स्टेप क्या करते थे आप, जो कर्व गिवन होती थी उसका आप क्या करते थे, डेरिवेटिव करते थे, याद आ गया है भाई? अगर आपको मैं कहूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है टू एनी सर्कल, लेट्स से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू, लेट्स से या इक्वल टू 0 ऐसे दिया हुआ है। अब मैं कहूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो किस पॉइंट से, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेट्स से है 1 माइनस 2। तो जो हमने पीछे लर्न करी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जैसे करिए कि कैसे निकालते हैं लिखते हैं, वो अगर नहीं करना, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो बताया था अभी, क्या था, ये आपका x1 है, ये y1, x1 y1 प्लस का g टाइम्स क्या था, x प्लस x1 f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c। या तो ऐसे लिख के कर दो, या मतलब इससे क्या होगा, एक ही बार में आ गया, लर्न कर रखा था। नहीं तो फिर तुम क्या करोगे, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करते थे उसमें टेंजेंट नॉर्मल में, वहां से क्या करते थे आप, पहले इस इक्वेशन से क्या निकालते थे, डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर, 1, -2 पर। तो ये आपका टेंजेंट का स्लोप आ जाता था। फिर आप ये वाली इक्वेशन लगा देते थे, y इक्वल टू क्या, m टाइम्स या डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस x1 प्लस y। याद है? तो इसमें बस एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा कि पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ा और उसके बाद ऐसे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सभी को? Yes, sir. Yes. ऐसी नॉर्मल की इक्वेशन, अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो वो भी यही है। किसी पॉइंट पर अगर मैं कहता हूँ सर्कल के ऊपर अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, लेट्स से ए पॉइंट पर, तो पहले आप टेंजेंट निकालोगे, ये टेंजेंट है आपकी। नॉर्मल क्या होता है, इसके साथ परपेंडिकुलर होता है, ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट के साथ क्या होती है, 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है, उसी को नॉर्मल बोलते हैं। तो अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकल गई तो नॉर्मल की इक्वेशन में बस मैं क्या करूंगा, स्लोप जो है, जो भी टेंजेंट का स्लोप आएगा उसको क्या करूंगा, रेसिप्रोकेट करके नेगेटिव कर दूंगा, तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। सॉरी, नॉर्मल का स्लोप आने के बाद पॉइंट पता है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। क्लियर है? फॉर्मूला बताऊं या नहीं बताऊं इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताऊं। अगर आपको सेंटर दिया हुआ है माइनस जी माइनस एफ और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल एट x1 y1 पॉइंट, किसी पॉइंट पर x1 y1 पॉइंट पर जो सर्कल के ऊपर है उस पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है y इक्वल्स टू y1 प्लस एफ डिवाइड बाय x1 प्लस जी x माइनस x1 प्लस y1, ये इक्वेशन डायरेक्ट फॉर्मूला। y1 और x1 के साथ f और g प्लस कर दो, बाकी जो पॉइंट हम जैसे लिखते थे m x माइनस x1 प्लस y1 वैसे ही लिखना है। ठीक है, करना है करो, नहीं तो मत करो, फॉर्मूला बेशक से वैसे ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट आता है टेंजेंट की इक्वेशन होगी, पेयर ऑफ टेंजेंट हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट से हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, फिर कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, अगर मैं दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करके एक कॉर्ड बनाता हूँ तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन भी कर ली हमने, जिसको टेंजेंट की तरह से लिखा जाता है। बस वो पॉइंट कहाँ होता है, x1 y1 एक्सटर्नल होता था। ठीक है, बाकी जो मैंने रिलेट करे फॉर्मूले वो आप समझ गए कि आप थोड़ा सा लाइक सर्कल की थ्योरम लगाकर खुद भी रिलेट कर सकते हो, सारे फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है रेडिकल एक्सिस क्या होता है।
और उसकी इक्वेशन, रेडिकल एक्सिस एंड इट्स इक्वेशन। सो पहले रेडिकल एक्सिस समझते हैं क्या। मान लो दो सर्कल हैं, दो सर्कल ले लेता हूँ क्या, S1 और एक S2, ये दो सर्कल ले लिए मैंने। इनकी इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, लेट्स से x² y² प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इनमें मैंने g1 और f1 और c1 अलग इसलिए कर दिया क्योंकि दो अलग अलग सर्कल तो रेडियस सेंटर अलग अलग होंगे, इसलिए ऐसे लिख दिया। दूसरे वाले को ऐसे लिख दिया x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो सर्कल है, तो मैं बना देता हूँ पहले। ये पहला सर्कल है लेट्स से, और ये है दूसरा सर्कल। अब इन दोनों का जो मैं बोल रहा हूँ रेडिकल एक्सिस, तो रेडिकल एक्सिस बेसिकली एक लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? ऐसे पॉइंट्स का लोकस होती है वो लाइन, ऐसे पॉइंट्स का लोकस होती है जहां से लेट्स से मैंने इस पी पॉइंट से अगर मैंने इसके ऊपर टेंजेंट बनाई और अगर इसके ऊपर टेंजेंट बनाई तो दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। लेट्स से ये पी ए है और ये पॉइंट बी है, तो पी ए और पी बी इक्वल होगा। ऐसी अगर मैंने P1 से बनाया तो भी इक्वल होगा। अगर मैं P2 से बनाता हूँ लेट्स से कुछ ऐसे, एक ऐसे बना दी, इसको मान लिया P1 और इसको मान लिया T2, तो PT1 और PT2 ये भी इक्वल होगा, PA इक्वल टू PB होगा। मतलब ऐसे पॉइंट्स के लोकस को बोलते हैं क्या? रेडिकल एक्सिस। तो यानी कि अगर मैं इन सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर दूं तो बेसिकली एक लाइन की इक्वेशन आएगी जिसे बोला जाता है क्या? रेडिकल। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? Yes. बोलो भी, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्लियर है? सॉरी इक्वेशन कह रहा हूँ, डेफिनेशन क्लियर है। अब आता है इक्वेशन कैसे निकाली। अब रेडिकल एक्सिस है क्या? एक लाइन है ना भाई, सर्कल थोड़ी ना, ये तो एक लाइन है, हमेशा एक लाइन होती है। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इन दोनों से निकल जाती है, ये S1 और S2 से। कैसे? सोच के देखो, अगर ये रेडिकल एक्सिस एक लाइन है तो अगर मैं S1 में से S2 को माइनस कर दूं तो x² और y² वाली टर्म गायब हो जाएगी ना, है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है, अगर मैं S1 को S2 में से क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो x² और y² वाली टर्म गायब हो जाएंगी और जो माइनस करके आंसर आएगा क्या आएगा? लिख भी देता हूं, चलो। 2 क्या आएगा? 2g1x प्लस का क्या था? 2f1y प्लस c1 माइनस का 2g2x माइनस का ही आएगा, सारे माइनस आएंगे, 2f2y प्लस की जगह माइनस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लो, क्या x 2x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? g1 माइनस g2, 2y कॉमन ले लो, क्या बचेगा? f1 माइनस f2 और प्लस का c1 माइनस c2। यही आपकी क्या होगी? इक्वेशन ऑफ होगी क्या? रेडिकल एक्सिस। क्लियर है? तो याद करने का सिंपल तरीका है, बस आपको याद रखना है कि दोनों सर्कल को क्या कर दो, इक्वेशन को माइनस कर दो, सारी टर्म्स एक तरफ ला दो। ठीक है, ये याद करने की जरूरत ही नहीं है फिर कि क्या आएगा, वो तो अपने आप ही कॉमन लेकर समझ में आ जाएगा क्या आना। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, यहाँ पर हमारे कॉफिशिएंट जो होने चाहिए x² और y² के 1 1 होने चाहिए। अगर नहीं है तो पहले बना लेना, मतलब डिवाइड कर लेना। लेट से मान लो 2x² लिखा हुआ है, 2y² लिखा हुआ है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना। क्लियर है? बोलो भी, सभी को क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, तो ये रेडिकल एक्सिस हो गया। सभी को क्लियर हो गया रेडिकल एक्सिस क्या है? रेडिकल एक्सिस क्या है? एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस है, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसका लोकस क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होगी जहां से अगर मैं कोई भी पॉइंट से लेकर उस पर दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं दोनों सर्कल के ऊपर, तो उन दोनों की लेंथ क्या आएगी? इक्वल आएगी, उसको बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। ठीक है, अब आता है, अगर लेट्स से सर्कल है इस तरह से है। चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन है, टेंजेंट आर ड्रॉन टू सर्कल, सर्कल दे रखा है लेट्स से x² प्लस y² इज इक्वल टू -12 इक्वल टू 0 at the points of intersection at the point of intersection of, इसको मान लेते हैं S मान लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा।
क्वेश्चन होना चाहिए टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट्स, ऐसे कर लो, एट द पॉइंट्स वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग सर्कल। एक और सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है वो, उस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2f माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल 0। इस सर्कल को पहले इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा पहले वाला सर्कल, तो उन पॉइंटों से हमने क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। किस सर्कल के ऊपर, पहले वाले सर्कल पर। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कई बार हम उल्टा कर देते हैं। तो सर्कल पर हमने क्या करा है, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी है। किन पॉइंटों से, जहां पर पहले वाला सर्कल दूसरे सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। और जो टेंजेंट्स हमने बनाई गई है वो पहले वाले सर्कल की है, किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0 पर। तो एक रफ फिगर बना लें और फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। मुझे टेंजेंट जहां पर मीट करेंगी वो निकालना है। मतलब बेसिकली देखो क्या निकालना है, क्वेश्चन है कि ऐसे हमारा एक सर्कल है और ये सर्कल क्या कर रहा है, दूसरे सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इन दोनों पॉइंटों से मान लो ये हमारा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये वाला सर्कल है दूसरे वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3y माइनस 2 इक्वल 0। और इन पॉइंटों से, ए और बी पॉइंटों से हमने क्या करा, टेंजेंट बनाई है किसके ऊपर, ये जो पहले वाला सर्कल है। तो कुछ ऐसे बनेगी ना, ठीक है भाई। तो बेसिकली हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, समझ में आया, x1 y1 ये वाला पॉइंट निकालना है। फिर सभी को यस सर। तो अब ये निकालने के लिए दिमाग लगाओ भाई, कोई फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं, बेसिक सा अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, समझ में आता जाएगा। बताओ क्या करें। सबसे पहले क्या समझ में आया, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें जो दिए हुए ए और बी, ये इन दोनों सर्कलों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अब जो मैंने रेडिकल एक्सिस वाली बात बताई थी, मुझे एक चीज सोच के बताना भाई। मैंने कहा था एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है रेडिकल एक्सिस, जहां से दो सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की लेंथ क्या आती है, इक्वल आती है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताना, यहाँ पर ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, इस अगर मैं ए बी की इक्वेशन निकालूं, ये क्या होगी, हमारी कॉमन कॉर्ड होगी ना। ये इन दोनों की भाई क्या होगी, कॉमन कॉर्ड होगी, राइट। ये ठीक है। यस सर। इसकी जो इक्वेशन होगी वो कैसे निकालेंगे हम, कोई बताएगा। इसकी इक्वेशन कैसे लिखें, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे लिखें। सर्कल की क्वेश्चन में x1 y1 था। क्या करेंगे, क्या करेंगे, x1 y1, पर वो तो हमें पॉइंट पता ही नहीं है ना भाई, यही तो प्रॉब्लम है। वो तो मैं समझ एक क्या बार रखोगे एक सर्कल में और दूसरी बार दूसरे सर्कल में, फिर दो इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है। फिर भाई सॉल्व करते करते पागल हो जाओगे। मतलब ए और बी पॉइंट निकालना चाह रहे हो, पहले ये कह रहे हो तुम हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। देखो इसमें क्या करना है बेसिकली, सबसे पहले मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे पी एक्सटर्नल पॉइंट निकालना है, और ए बी पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, और ये वो वाले पॉइंट है जहां पर हमारा दूसरे वाला सर्कल पहले वाले सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये जो ए बी होगा, जो कॉमन कॉर्ड है, इसकी इक्वेशन सेम होगी, इक्वेशन सेम होगी, सेम एज रेडिकल एक्सिस की जो इक्वेशन होती है। इसकी इक्वेशन रेडिकल एक्सिस की जो इक्वेशन होती है। तो दो सर्कल जब मीट करते हैं तो ऐसे याद रखो, जैसे यहाँ पर मैंने क्या कहा था, सर्कल सेपरेट कर दिए थे ना। ये अभी मैं समझाऊंगा कि सर्कल देखो दो अलग ऐसे भी हो सकते हैं। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक विजुलाइज ही करा देता हूँ, देखो क्या होता है कि कैसे कैसे बन सकते हैं। देखो ये जो मैंने रेडिकल एक्सिस का तो मैंने एक केस लिया था ना, अब ध्यान से देखना। अगर मैं दो सर्कल लेता हूँ ऐसे, तो ये पी पॉइंट है, ये लेंथ, और मैंने कहा ये लेंथ सेम होगी ना। और क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है भाई, एक सर्कल ऐसा हो, ये एक सर्कल ऐसा हो, दोनों एक कॉमन टेंजेंट को टच कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर। उस केस में आपका जो पॉइंट होगा, लेट्स से वो पी यहाँ पर है, तो ये वाले टेंजेंट, और मैं कह रहा हूँ ये वाले टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, ये लेट्स से एक सर्कल है तो दूसरा सर्कल उसी पॉइंट पे टच कर रहा है ऐसे। तो अगर मैं इस पॉइंट से ये वाले टेंजेंट बनाऊं और इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट बनाऊं, तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, दोनों इक्वल होगी। क्लियर है।
ठीक है भाई। इसी तरह से और क्या हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि रेडिकल एक्सिस को टच नहीं कर रही दोनों सर्कल, लेट्स से ऐसे हैं, एक ये और एक ये सर्कल, ये पॉइंट लिया P, यहाँ से इसकी लेंथ PA और यहाँ से इसकी लेंथ PB, ये दोनों भी क्या हो रही है, लेट्स से इक्वल आ रही है। तो ये क्या होगा भाई, ये अलग अलग केसेस बनाती है मैंने रेडिकल एक्सिस की, है ना, ये क्लियर है। Yes, sir. तो आपको बस ये याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ जो AB होगा, यहाँ पर कॉमन कॉर्ड जो मैं बना रहा हूँ, ये कॉमन कॉर्ड की जो इक्वेशन है यही बेसिकली रेडिकल एक्सिस की तरह से काम करेगा। क्या काम करेगा, रेडिकल एक्सिस, क्योंकि अभी मैंने जो सर्कल लिए थे उसमें क्या थे, दोनों सर्कल सेपरेटेड थे। अगर इस सर्कल को पास ले आओगे तो एक चीज समझ के देखो ना, इन दोनों सर्कलों को अगर आप अंदर ले मतलब इंटरसेक्ट करा दो ऐसे, तो ये जो लाइन है रेडिकल एक्सिस वाली, ये सेंटर में ऐसे नहीं आ जाएगी, है कि नहीं। तो बेसिकली अगर मैं इसको देखो एक्सटेंड करूंगा तो मैं ऐसे दिखाता हूं, अभी रेडिकल एक्सिस तुम्हें दिख नहीं रहा, ऐसे है देखो, इसको मैं एक्सटेंड कर दी, दोनों पीछे की तरफ आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं यहाँ पर P, तो बेसिकली इस पॉइंट से इसकी लेंथ और इस टेंजेंट की लेंथ दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। समझ आ रहा है। तो जो मैंने बोला कि ये जो कॉमन कॉर्ड आती है यही बेसिकली आपका रेडिकल एक्सिस होता है, याद रहेगा। ठीक है भाई। तो ये केस मतलब एक स्पेशल केस हो गया जब सर्कल क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लो, दूसरा केस ये वाला भी लिख लो, ये भी आपका रेडिकल एक्सिस है, ऐसे फिगर बना लो ताकि याद रहे, ये भी रेडिकल एक्सिस ही है। मतलब जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो कॉमन कॉर्ड आती है AB, तो ऐसे लिख दो, इक्वेशन ऑफ AB इज सेम एज इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। और रेडिकल एक्सिस की मैंने इक्वेशन बहुत इजीली बताई थी, कैसे निकालनी है, S1 में से S2 को बस क्या कर दो, माइनस कर दो, याद है। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट बेटा नोट कर लो। जो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है जैसे हम निकालते हैं, अगर सेपरेटेड है सर्कल तब भी वैसी निकलती है, और इस तरह से अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कॉमन कॉर्ड ही बेसिकली एक तरह से रेडिकल एक्सिस बन जाता है। क्लियर है। ठीक है भाई, याद रहेगा। तो यहां पर ये दो सर्कल की इक्वेशन से मैं डायरेक्टली रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकाल सकता हूं ना, बताओ कैसे निकालेंगे। हम पहले सर्कल को मान लेते हैं S1 क्या था, S1 था हमारा x² + y² - 12 = 0, और S2 क्या था, x² + y² माइनस का 5x प्लस का 3y - 2 = 0। तो मैंने कहा कि इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस कैसे लिखनी, इक्वेशन ऑफ AB या फिर ब्रैकेट में रख रहा हूँ रेडिकल एक्सिस क्या होगी, S1 - S2 = 0। तो क्या आएगा, x² y² - 12 माइनस करोगे आप क्या, x² y² - 5x प्लस 3y, और क्या लिखा है साथ में, भाई एक मिनट देना, आगे ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है। तो मैंने कहा कि इक्वेशन ऑफ जो कॉमन कॉर्ड होगा और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन वो सेम ही होगी। तो हम कैसे लिखते हैं, S1 - S2 करके = 0। तो S2 में आपका लास्ट में है -2, बस ये आपने माइनस कर दिया = 0। तो इसमें अपने आप ही क्या होगा, x² और y² कट जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या आएगी, 5x पॉजिटिव हो जाएगा, 3y नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 12 और प्लस का 2 बन जाएगा, तो -10 आएगा = 0। ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड AB। ठीक है, इक्वेशन ऑफ AB आ गई। फिर उसने क्या कहा था उसने, क्वेश्चन में कहा गया था कि ये पॉइंट निकालना है x1 y1। अब आपको याद आ रहा होगा कॉमन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती थी। देखो ये जो AB की इक्वेशन निकली है ये एक तरह से कॉमन कॉर्ड है, राइट, जो दोनों सर्कल की है, और ये बेसिकली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी तो है, याद है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भाई आपको सारे फैक्ट्स मतलब वो सारे जो फॉर्मूले वो याद रखने हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता था वो भी तो यही होगा, AB होगा। तो यहाँ पर देखो AB आपका एक तरह से रेडिकल एक्सिस का भी काम कर रहा है, दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो होगा वो भी AB ही है।
लेकिन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसका होगा, ये छोटे वाले सर्कल के लिए, और उसका एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, x1 y1। तो उसको कैसे लिखोगे आप भाई, अगर वो पॉइंट आपको पता नहीं है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट जो है p क्या है, x1 y1, उसके लिए लिखा कैसे जाता है, ऑन सर्कल। किस सर्कल के लिए कर रहे हैं, पहले वाले के लिए या दूसरे वाले के लिए, बताओ। ये जो First कॉर्ड one. ऑफ कांटेक्ट होगी, हाँ पहले वाले का भाई, क्योंकि पहले वाले के ऊपर टेंजेंट्स है तो उसी की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकलेगी। तो वो भी बेसिकली ए बी ही है, जो कि ये था। और इसमें क्या करते थे, अब कैसे निकालते थे, एक्स x1 लिखते थे, y y1 लिखते थे, -12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो पहली इक्वेशन आई है और अब जो ये दूसरी इक्वेशन आई है, अब ध्यान से देख लो, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मैं कह रहा था कि अगर आपको बाहर वाला पॉइंट निकालना हो x1 y1, वो कैसे निकलेगा, तो अब ऐसे निकलेगा। आपने क्या करा, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस या कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल दी, ए बी कैसे निकाली, s1 माइनस s2 करके, जो रेडिकल एक्सिस का फॉर्मूला बताया था। और कॉमन कॉर्ड निकालने के बाद अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालेंगे तो वो भी रेडिकल एक्सिस या ए बी आएगा, जो कि छोटे वाले सर्कल के ऊपर है। तो छोटे वाले सर्कल की इक्वेशन लिखकर हम कैसे लिखते थे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसे लिखते थे, x1 y1 -12 इक्वल टू 0, जिसमें x1 y1 पॉइंट जो होता था वो एक्सटर्नल पॉइंट होता था। अब मुझे अगर कहा जाए कि ये दोनों सेम इक्वेशन है, तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, x1 किसके इक्वल है, बताओ, x1 5. किसके इक्वल होगा। अच्छा देखो, 5. अगर अगर मैं डायरेक्टली बोलूं 5, तो ये कहना रॉन्ग होगा, उसका रीजन क्या है, ऐसे सोच के देखो, दो इक्वेशन गिवन है, तो उनके जो कोएफिशिएंट होंगे वो डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि भाई इक्वल होंगे, हमें ये कहना चाहिए प्रोपोर्शन में होंगे। क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार दो इक्वेशन होती है, जैसे ये लिखा है x माइनस 2y इक्वल टू 3, और एक लिखी होती है 2x माइनस का लेट्स से 4y इक्वल टू लेट्स से 6। तो आप ये तो ना कहोगे कि 1 2 के इक्वल है, तो गलत है ना कहना। आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि इनकी रेशियो जो है उन सबकी सेम होगी, राइट, याद है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, याद आ रहा है। Yes. तो आप बेसिकली आप ये नहीं कह रहे हो कि एग्जैक्टली इक्वेशन इक्वल है, आप ये कह रहे हो कि जो दोनों इक्वेशन है वो कोइंसिडेंट है, यही कहना चाहिए ना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, क्या बात बोलना चाह रहा हूं मैं। Yes, sir. तो भाई मैं ये कहूंगा कि x1 डिवाइड बाय 5, y1 डिवाइड बाय -3 और -12 डिवाइड बाय -10, क्योंकि दोनों सेम साइड पे, राइट साइड पे लेके लिख दो या लेफ्ट साइड पे। तो ये वाली कंडीशन मैंने किसके लिए लगाई है, कंडीशन फॉर, मैं याद होगा 10th में 9th 10th में पढ़ी होगी, कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों लाइन सेम ही है, पर इक्वेशन जरूरत होना है कि एग्जैक्टली बिल्कुल सेम लिखी हो, तो ट्वाइस भी लिखी हो सकती है, थ्राइस भी हो सकती है। तो ये कहना तो रॉन्ग हो जाएगा कि x1 हमारा 5 है, हो सकता है बट ऐसे बोलना नहीं चाहिए। क्या आएगा, अब सॉल्व करके देखो, x1 5 नहीं आएगा, समझ में आ रहा है, जो हम पहले बोल रहे थे 5 आएगा, देखो नहीं आएगा। x1 इक्वल टू आएगा 5 टाइम्स 6/5, कितना आ गया आंसर, 6 आ गया। और y1 कितना आएगा, 6/5 इंटू -3, क्या आएगा, माइनस का 18/5, ये y1 आ गया। क्लियर है सभी को। तो जो हमारा पॉइंट होगा भाई क्या हो गया, देखो जो p पॉइंट x1 y1 है वो इक्वल टू होगा क्या, 6 -18/5। तो अगर आप डायरेक्टली इक्वल रख देते, पेपर में क्या करेगा वो, पेपर में पता क्या देगा वो, यही देगा 5 -3 पॉइंट देगा, और तुम देखते एकदम कहोगे हाँ यही वाला पॉइंट आंसर, ठीक है, और गड़बड़ कराओगे। आगे समझ में, Yes, sir. Yes, sir. किसी को यहाँ तक डाउट बेटा, No, sir. ठीक है। तो अभी जो मैं कॉमन कॉर्ड बता रहा था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो वो रेडिकल एक्सिस बता दिया था, अब कॉमन कॉर्ड एक बार और बता रहा हूँ, कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो अगर हमने दो सर्कल लिए और ये कॉमन कॉर्ड है ए बी, बेसिकली ये आपका रेडिकल एक्सिस ही होता है, ऐसे याद रखो, ये कॉमन कॉर्ड भी है, रेडिकल एक्सिस भी है, ये एक ही बात है। तो इसकी इक्वेशन जो होगी, इसकी इक्वेशन जो होगी, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी जो होगी वो क्या होगी, अगर ये सर्कल है लेट्स से S1 और ये सर्कल है S2, तो जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होगी वो S1 माइनस S2 कर देना इक्वल टू 0। अच्छा किस सर्कल में से किसको माइनस करते हैं मैटर नहीं करता, S2 माइनस S1 कर लो, S1 माइनस S2 कर लो, क्योंकि किसी सर्कल के ऊपर नाम नहीं लिखा रहता कि वो S1 है और वो S2 है, किसी में से किसी को माइनस कर लो, क्लियर है। बट एक चीज का ध्यान रखना, x² और y² जो सर्कल की इक्वेशन होगी उनमें जो x² और y² की कोएफिशिएंट है वो 1 ही रखना, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को यहाँ तक डाउट,
और इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो सर्कल के हम पढ़ते थे क्या, कि ये सेंटर लेट से है C मान लेते हैं C1 और ये मान लेते हैं C2। तो इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करता हूँ तो ये पता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है कॉमन पॉइंट के साथ, ये पता है। Yes, sir. ये मान लेते हैं M पॉइंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि AM और MB दोनों हाफ होंगे AB के। लेकिन क्या ये भी कह सकता हूँ मैं C1M इक्वल टू होगा C2M, ये भी ठीक है, ये कहना ठीक है। हाँ सर। ये नहीं होगा, नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा नहीं होगा। कोई बताएगा, स्पेशल केस बताएगा कि कब ये ट्रू हो जाएगा। अगर लाइक थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा सोचो, कब ये इक्वल हो जाएंगे C1M और C2M, ये दोनों इक्वल कब हो जाएंगे। जब रेडियस सेम होगा। हाँ, यानी कि अगर मैं दोनों सर्कल ऐसे ले लेता हूँ जिनके रेडियस क्या है इक्वल, मतलब ऐसे सर्कल ले लेता हूँ, सेम लगने दे पर चलो मान लिया सर्कल की रेडियस सेम है, तो फिर मैं प्रूव ही कर सकता हूँ इस बात को। इस बात को आप प्रूव कर सकते हो। ये M पॉइंट है तो आपने ये तो पता ही होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्टर है इसका। तो अब मैं प्रूव कर सकता हूँ कि भाई अगर ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है और ये पॉइंट लेट से A है, ये पॉइंट B, तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि AMC1 और AMC2 दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और इसी तरह से ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि जो मैंने AM और MB लिया है वो तो आप प्रूव कर ही लोगे कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट लेकर। तो अब अगर आपको प्रूव करना है कि C1M और MC2 दोनों इक्वल है, तो कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे इक्वल। AC1M कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AC2M, ये प्रूव कर सकते हो। बाय किससे होगा कॉन्ग्रुएंट, बताओ। एक तो हमारी हो गई साइड रेडियस और एक 90 डिग्री है और ये वाली साइड दोनों में क्या है कॉमन AM, तो कौन सी थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ये, बाय RHS। एक राइट एंगल है, हाइपनेस दोनों की रेडियस है और एक साइड जो कॉमन है वो AM है, तो बाय RHS में कह दूंगा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल्स। तो फिर भाई C1M इक्वल टू C2M बाय CP CT, याद है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये स्पेशल केस हो गया कि जब दोनों के दोनों रेडियस इक्वल होंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के, तब हमारा जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर होगा और जो कॉमन कॉर्ड है वो एक दूसरे को ही क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो फिर ये क्या बन जाएगा, कुछ शेप बताएगा भी क्या बन गया। AC2 BC1, ये क्या शेप बन गई। इस क्वाड्रिलेटरल का कोई स्पेशल नाम होगा, इस क्वाड्रिलेटरल का कोई स्पेशल नेम होगा क्या भाई। रोम्बस। हाँ, मुझे लगा कुछ बच्चे बोलेंगे पैरेललोग्राम। ये रोम्बस हो गया भाई, चारों साइड इक्वल होगी और चारों साइड इक्वल है तो फिर आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई डायगोनल्स दोनों ही एक दूसरे को करेंगे क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक है, अच्छा सिर्फ रोम्बस होगा, स्क्वायर ही हो गया। रोम्बस बोलेंगे, स्क्वायर इसलिए नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने ये प्रूव, ये तो ना कर सकते हैं प्रूव कि C1 C2 इक्वल टू है AB, ये तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि सर्कल कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, ज्यादा बाहर कर रहे हैं, तो अब वो उसके बारे में हम नहीं कह सकते। तो रोम्बस कह सकते हैं, स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है, और अगर कोई केस ऐसा गिवन हो जिसमें हमें ये भी गिवन हो, मतलब वो क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा, रोम्बस वाला बना देगा, या एक स्पेशल केस ऐसा बना देगा जिससे कि स्क्वायर आ रहा हो, मतलब आपका AB की लेंथ और C1 C2 की लेंथ अगर इक्वल आ जाती है तो फिर आप ये कह दोगे कि भाई ये क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि डायगोनल्स अगर इक्वल आ गए रोम्बस के तो फिर वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में भाई। तो यार ये इक्वेशन लिख लो, रेडिकल एक्सिस, कॉमन कॉर्ड, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सर्कल पर जो S1 होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट की लेंथ क्या होती थी, रूट S1, वो सारे फॉर्मूले को लिख लो सारे के सारे ना, एंड सारे सर्कल की थ्योरम अपना माइंड मैप बना लो। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, तो जैसे होता है ना कि फर्स्ट टाइम जब आप 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो तो स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे लाइंस की इक्वेशन, बहुत सारे फॉर्मुलाज एक साथ आ जाते हैं, तो यहाँ पर लाइक आप फैमिलियर नहीं हो इतने सारे सर्कल्स के, ये पढ़े भी नहीं थे मेरे ख्याल से, तुमने स्कूल में पढ़े थे सारे। नो सर। हाँ, तभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, स्कूल में तो मेरे ख्याल से बहुत छोटा होगा राइट चैप्टर जो पढ़ा था, है ना। मेरे ख्याल से जितना पढ़ाया गया उसका मेरे ख्याल से 20-25% ही पढ़ा होगा, तो इतना स्कूल में लाइक जो बोर्ड लेवल पर आता है वो तो बहुत कम आता है। यहाँ पर वैसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब हो क्या रहा है बेसिकली,
हम सर्कल की जो सारी थ्योरम्स हम पढ़ते थे उन्हीं को कनेक्ट करके अलग अलग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ एलियन ही कॉन्सेप्ट है, बार बार हम सर्कल की थ्योरम लगाकर कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेटा याद कर लो। तो अपना स्ट्रेट लाइन और ये सर्कल जितना करा है ये रिवाइज कर लो अच्छी तरह से। ठीक है, और साइड बाय साइड मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था कैलकुलस स्टार्ट कर दो, मैं बीच बीच में रिविजन भी कराऊंगा। तो कैलकुलस में क्या करो, मैंने बोला था सबसे पहले फंक्शन करो, जिनका फंक्शन नहीं है भाई फंक्शन करो, क्योंकि अभी खत्म करा था मैंने फंक्शन, तो फंक्शन आना चाहिए। उसके बाद लिमिट्स, फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, फिर EOD, सारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सारे, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम, रेट मेजर। फिर उसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रल, फिर डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल थोड़ा सा मैंने जब कराया था तो कुछ टॉपिक रह गए थे, वो कराऊंगा दोबारा, लिमिट ऑफ सम वगैरह। फिर उसके बाद AOI, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सीरियल वाइज में ये टॉपिक खत्म करो, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, सारे कनेक्टेड है। किसी बच्चे को अगर फंक्शन ढंग से नहीं आता तो कोई भी चैप्टर में कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो लाइक कहीं ना कहीं मिस कर दोगे कुछ कॉन्सेप्ट फंक्शन का। ठीक है, कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल देगा, कभी कुछ कि कौन से फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूटी के बारे में, मतलब वो सारी चीज़ें कनेक्टेड है। ठीक है, तो कैलकुलस में भाई ये वाला स्टार्ट कर दो, ये बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अगर ये लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ दिया तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो मैं साथ साथ रिवाइज कराऊंगा। अभी मैंने थोड़ा सा लिमिट्स स्टार्ट करूंगा पहले, तो लिमिट्स लाइक अपना थोड़ा सा रिवाइज करके रखना। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू ऑल। Thank you. Bye. Thank you all.